गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे अपना पाठ 16 में मुद्रास्फीति। कल हमने मुद्रास्फीति का स्वरूप और कारण जाने। स्वरूप कितने मुद्रास्फीति के? दो। कौन कौन से? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है। कारण भी हमने देखे कि मुद्रास्फीति क्यों हो जाती है। उसके जो है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि उत्पादों में जो है धीमी वृद्धि, सार्वजनिक व्यय, जनसंख्या वृद्धि, ये सारे जो हमने कारण देखे थे मुद्रास्फीति के। अब आज अपन देखेंगे मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय। ठीक है। उपाय देखो कि मुद्रास्फीति नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। देखो, मुद्रास्फीति का कोई एक कारण नहीं है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना भी सरल नहीं है। मुद्रास्फीति देश के सामने अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करती है, अतः इसे रोका जाना आवश्यक है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु किए जा सकने वाले उपाय निम्नलिखित है। ये जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु जो किए जा सकने वाले उपाय। तो पहला उपाय है मौद्रिक उपाय। देखो, अब यहाँ पर जो है प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। जैसे एक प्रश्न तो यही बन गया कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला मौद्रिक उपाय और दूसरा आता है राजकोषीय उपाय। ये वाला दूसरा है राजकोषीय उपाय। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं? तो उत्तर क्या होगा? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने हेतु दो उपाय अपनाए जाते हैं, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। तो ये प्रश्न हो गया। ठीक है, मुद्रास्फीति के उपाय पहला। अब मौद्रिक उपाय को पढ़ते हैं अपन कि मौद्रिक उपाय क्या है। ठीक है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो दो उपाय है, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। अब इसको देखेंगे मौद्रिक उपाय को कि ये क्या है, मौद्रिक उपाय कौन करता है, क्या है ये, कैसे किया जाता है, ये सब। ये भी एक नंबर के प्रश्न है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक, और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। तो मौद्रिक उपाय किसके द्वारा किए जाते हैं? केंद्रीय बैंक द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है मौद्रिक उपाय। तो ये भी प्रश्न है एक नंबर का कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु मौद्रिक उपाय किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं। इन उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक, अब भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करता है, उसका उत्तर है यहाँ से। 3 प्रश्न हो गए, देख लो कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कौन से उपाय अपनाए जाते हैं या मुद्रास्फीति के नियंत्रण के क्या उपाय है। उसका उत्तर हो गया कि 2 उपाय है, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। मौद्रिक उपाय किसके द्वारा अपनाया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अब अगला प्रश्न बनेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक, एक ही बात है। तो भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रित करती है। तो उसका उत्तर ये यहाँ से। ठीक है, मौद्रिक उपाय के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता तथा ब्याज की दरों को प्रभावित करके समग्र मांग को कम करने तथा समग्र पूर्ति का प्रयत्न करती है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। जब समग्र मांग, अपन ने पहले देखा था स्वरूप में कि जो है मुद्रास्फीति कब बढ़ती है? जब समग्र मांग ज्यादा हो जाती है और पूर्ति कम होती है, तब जो है मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे में क्या करता है? मौद्रिक उपाय क्या करता है कि मुद्रा की मात्रा, जैसे हमने कारण पढ़ा था, मुद्रा की अधिक सप्लाई से मुद्रास्फीति हो जाती है, तो मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। साख की उपलब्धता तथा ब्याज की दरों को प्रभावित करके जो है समग्र मांग को कम करने का प्रयास करता है कि लोगों की ब्याज की दरें बढ़ा देता है। और साख की उपलब्धता भी क्या करता है? जैसे लोन वगैरह देना, ये है ना, ये भी बैंक कम कर देता है, महंगा कर देता है, लोन पर ब्याज दर ज़्यादा कर देता है। तो इस तरह से जो है समग्र मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो अपने आप ही मांग कम होगी, और समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है। ठीक है, तो मौद्रिक उपाय किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और मौद्रिक उपाय करता कौन है? ये भारतीय रिजर्व बैंक। और कैसे करता है?
वो ये भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे करता है। तो ये प्रश्न हो गया, 3 प्रश्न हो गए यहाँ तक। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया भी नहीं है यहाँ से। जब मुद्रा की मात्रा या साख की उपलब्धता में कमी आती है तो समग्र मांग भी कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो मांग भी कम हो जाएगी, ठीक है। और मांग कम हो जाएगी और पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, तो मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है। आ गया समझ में। अब है राजकोषीय उपाय। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के 2 उपाय है, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। ये पहला प्रश्न। दूसरा, मौद्रिक उपाय किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तीसरा, कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, तो उसका वो अपन ने पढ़ ही लिया था, किस प्रकार करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। या फिर प्रश्न ये भी हो सकता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के मौद्रिक उपाय क्या है, वो भी यही है। मौद्रिक उपाय भी क्या है, यही है। और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे करता है, उसका उत्तर भी यही है, एक ही बात है वो दोनों। अब है राजकोषीय उपाय। अब देखो, राजकोषीय उपाय किसके द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है राजकोषीय उपाय, सरकार द्वारा। ये पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न बन जाएगा इसमें कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु राजकोषीय उपाय किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में अब सरकार किस प्रकार नियंत्रण करती है मुद्रास्फीति का, जैसे उसका बना था वैसे ही प्रश्न। इन उपायों में सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करके समग्र मांग को नियंत्रित करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर तथा सार्वजनिक व्यय में कमी करके तथा सार्वजनिक ऋण लेकर समग्र मांग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को कम कर सकती है। ये है राजकोषीय उपाय, जो किसके द्वारा किए जाते हैं, सरकार के द्वारा। तो ये यहाँ पर भी यही प्रश्न बनेगा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय किसके द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा। सरकार जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किस प्रकार करती है, तो उसका ये आ जाएगा करारोपण, सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कर को बढ़ाकर सार्वजनिक व्यय में कमी करके जो है सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। या फिर ये हो जाएगी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय क्या है, तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। ये हो गए उपाय, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उपाय। अब देखो आगे, यहाँ से सरकार प्रत्यक्ष करों को कम करके एवं उत्पादक निवेश बढ़ाकर समग्र पूर्ति में वृद्धि के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। सरकार मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रित कर सकती है, वो है पूरा ये। सरकार अप्रत्यक्ष करों को तो कम करके और उत्पादक निवेश बढ़ाकर पूर्ति बढ़ा देगी, जो समग्र मांग है उसमें क्या करेगी, समग्र पूर्ति में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। कौन, सरकार। और ये सरकार द्वारा अपनाया गया उपाय कौन सा है, कैसे भी प्रश्न बन सकता है आपके घुमा फिरा के कि सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का क्या उपाय है, तो क्या उपाय है, राजकोषीय उपाय है। और जिसमें सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाकर और उत्पादक निवेश बढ़ाकर सार्वजनिक व्यय को कम करके और समग्र पूर्ति को बढ़ाकर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकती है। तो कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये अभी तक आया भी नहीं है प्रश्न, तो ये स्वरूप में से कोई सा भी प्रश्न बन सकता है आपके, ठीक है। इनको ध्यान से समझ लेना। अन्य उपाय देखो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के, उपयुक्त वर्णित उपायों के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाकर अन्य उपाय में आ जाएगा ये। अधिक मांग वाली वस्तुओं का आयात करके प्रशासनिक कीमतों में कमी करके भी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार द्वारा कृषि एवं उद्योगों को दिया जाने वाला निवेश प्रोत्साहन भी समग्र पूर्ति को बढ़ाकर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण में उपयोगी होता है। तो ये अन्य उपाय क्या क्या है कि जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पे उपलब्ध, उचित मूल्य में उपलब्ध कराया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें यानी राशन की दुकानों पे, राशन की दुकानों पर कम पैसों में मिलेगा तो बाजार में भीड़ कम पड़ेगी, जिससे कि नियंत्रण रहेगा। और ये आयात, अधिक मांग, जिन वस्तुओं की मांग अधिक है
वो क्या की जाए, आयात मंगवा ली जाए, तो भी जो है मांग पूर्ति हो जाएगी उनकी। प्रशासनिक कीमतों में कमी करके भी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। और उद्योगों में, सरकार उद्योगों में निवेश करके समग्र पूर्ति को बढ़ाकर भी जो है मांग को पूरी कर सकती है। तो इससे भी मुद्रास्फीति कम होगी। आप ये समझो कि मुद्रास्फीति कब होती है, जब मांग बढ़ जाती है और पूर्ति कम होती है, तब मुद्रास्फीति हो जाती है। या फिर जो पूर्ति होती है, समग्र पूर्ति, उसमें लागत में वृद्धि हो जाती है, उस समय भी मुद्रास्फीति हो जाती है। ठीक है, तो यह आपके मुद्रास्फीति पूरा हुआ। जो हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां थी, उसमें पहली चुनौती मुद्रास्फीति, ये हमने पढ़ लिया। इसको आप ढंग से कर लेना। कल मैंने प्रश्न भेजे हैं, आज आगे के जो प्रश्न है वो करना इसमें, जो मैंने पढ़ा दिए। आगे देखो, गरीबी। अब अगली चुनौती, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष दूसरी चुनौती क्या है, महत्वपूर्ण चुनौती, गरीबी, जिसका हम स्वतंत्रता के बाद से ही इससे मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमें मुक्ति मिली नहीं है। तो देखो, गरीबी क्या है, प्रश्न होगा गरीबी क्या है, तो यहाँ से आएगा इसका। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो जाता है। यह है गरीबी की परिभाषा 1 नंबर में, कि गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो जाता है। और हमारे भारत में जो है न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। जो व्यक्ति इनको भी पूरा नहीं कर पाता है अपने जीवन में, वो क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। और वैसी स्थिति क्या कहलाती है, गरीबी कहलाती है, कि जहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, गरीबी। ठीक है, गरीबी एक व्यापक अवधारणा है जिसके अनेक आयाम है, लेकिन सामान्य तौर पर गरीबी शब्द का तात्पर्य आर्थिक अपविवेचन से लिया जाता है, अर्थात धन अथवा संपदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसको हम क्या कह देते हैं, गरीब कह देते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे आयाम हैं कि हम किसी को कैसे गरीब कह सकते हैं या नहीं कह सकते। कौन सा आधार, आधार वही है मूलभूत आवश्यकताओं का। वैसे तो देखा जाए तो जयपुर में जैसे कई लोग किराए पर रहते हैं, उनके मकान नहीं है, लेकिन उनको हम गरीब थोड़ी कहेंगे। तो ऐसे कई आयाम उनके हैं। जिनके पास धन संपदा का अभाव हो उसको ही हम क्या कह देते हैं, गरीब कह देते हैं। आगे देखो, हम देखते हैं कि एक और कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो बहुत बड़े और शांत सुंदर है, एवं दूसरी ओर कुछ लोगों के पास घर ही नहीं होते हैं या कच्चे घर होते हैं। आपने अनेक ऐसे बच्चों को देखा होगा जो विद्यालय आने में समर्थ नहीं है। उन्हें अपनी तथा परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम पर जाना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि समाज में कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ लोग गरीब होते हैं। गरीबों के पास धन का अभाव होता है तथा वे अपने जीवन के लिए आवश्यक भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रश्न बनता है, गरीब कौन है, गरीब कौन, प्रश्न यही बनता है, गरीब कौन। तो अपन क्या लिखेंगे कि वह व्यक्ति जो अपने आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। और समाज में वैसी स्थिति क्या कहलाती है, गरीबी कहलाती है। तो गरीबी की परिभाषा ऊपर से दे दो और ऐसे आ जाता है, मान लो कि समाज में गरीब कौन, तो गरीब कौन में कि वह जो व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुएं, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाता है, वो क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। गरीबों के पास धन का अभाव, धन में तो कितना ही आ जाता है कि मान लो अपने पास थोड़ा बहुत है तो भी हम कहेंगे कि हम तो धनवान नहीं है, लेकिन हमें गरीब नहीं कह सकते। अब देखो, ये है अगला, गरीबी के प्रकार है। ये गरीबी के प्रकार, ये निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। गरीबी का अर्थ पढ़ लिया ऊपर वाले पैराग्राफ में, हमने क्या पढ़ा, गरीबी का अर्थ और गरीब कौन, किसको हम गरीब कहेंगे वो। अब गरीबी के प्रकार, गरीबी 2 प्रकार की होती है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे पहले निरपेक्ष गरीबी।
अब थोड़ा सा समझ लो, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी दो प्रकार है गरीबी के। हमारे भारत में निरपेक्ष गरीबी है, और निरपेक्ष गरीबी उसे उसे कहेंगे जहाँ पर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता। और मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है? यही रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं निरपेक्ष गरीबी। भारत में इसी प्रकार की गरीबी है। इसमें जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर तय कर लिया जाता है। इसके पश्चात उन लोगों को निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में माना जाता है जो न्यूनतम आवश्यकताओं के मानक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाए। प्रत्येक देश का अलग अलग होता है। ये हमारे भारत का है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य। सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, सभी लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अगर वो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे तो हम भारत में उसको गरीब कहेंगे। अलग अलग देशों का ये मानक स्तर अलग अलग होता है। कोई देश ऐसे हैं जिनमें सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ही होता है गरीबी का, कि जो व्यक्ति अपनी रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध करा पा रहा उसको गरीब नहीं कहेंगे। हमारे देश में भी जब हम पढ़ते थे ना, तब रोटी, कपड़ा, मकान ही था, शिक्षा और चिकित्सा को अब जोड़ा गया है। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग मानक है कि कौन सा देश कैसे व्यक्तियों को गरीब कहेगा। जैसे हमारा भारत किसको गरीब कहता है? जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये भी जो है, जो लोग उपलब्ध नहीं करा पाते हैं उनको हम गरीब कहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग देशों में इनका मानक स्तर क्या है? अलग है। मानक स्तर यानी गरीब किसको मानेंगे जो। अतः निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है। अब देखो, निरपेक्ष गरीबी क्या है, ये भी प्रश्न बनेगा। ऊपर तो प्रश्न बन गया है कि भारत गरीबी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। भारत में नहीं, सिर्फ यही कि गरीबी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, निरपेक्ष तथा सापेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष गरीबी का स्तर, मानक स्तर क्या है? अलग अलग है। निरपेक्ष गरीबी जो न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक स्तर प्राप्त नहीं कर पाते, वो किस प्रकार की गरीबी है? निरपेक्ष। फिर और देख लो, ये निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा। निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। यहाँ तक ये निरपेक्ष गरीबी की प्रश्न होगा, निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं या निरपेक्ष गरीबी क्या है? तो उसका उत्तर ये यहाँ से यहाँ तक, जहाँ मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, वह निरपेक्ष गरीबी की स्थिति होती है। यहाँ तक ही ठीक है। निरपेक्ष गरीबी का विचार अविकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी होता है। भारत जैसे राष्ट्रों में जब गरीबी शब्द का उपयोग किया जाता है तो इसका तात्पर्य निरपेक्ष गरीबी से ही होता है। भारत में भी किस प्रकार की गरीबी है? निरपेक्ष गरीबी ही है भारत में। ठीक है, वैसे भारत अविकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील राष्ट्र है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत में गरीबी का भी यही प्रकार है, निरपेक्ष गरीबी, जिसमें लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा करना आवश्यक है। न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर सभी राष्ट्रों में अलग अलग होता है। बताया ना मैंने अभी, सभी राष्ट्रों में अलग अलग होता है। कोई किसको मानता है? कोई सिर्फ रोटी और कपड़े को ही मान लेता है। कोई जो गरीब देश है, वो अविकसित राष्ट्र है, वो कि व्यक्ति को 2 समय की रोटी और पहनने को कपड़ा मिल रहा है, तो वो गरीब नहीं है। ऐसे अलग अलग स्तर है। जैसे अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में सापेक्ष गरीबी है। वहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, रक्षा, ऐशो आराम की सारी सुविधाएं, जो उसका मन चाहता है वो सुविधा उपलब्ध करवा पा रहा है व्यक्ति, तो वो गरीब नहीं है। इस तरह का आगे पढ़ेंगे हम। ये मानक स्तर राष्ट्र के विकास की स्थिति, लोगों के जीवन स्तर, ये मानक स्तर जो है ना, किसके आधार पर होते हैं? गरीबी के मानक स्तर राष्ट्र के विकास की स्थिति, लोगों के जीवन स्तर, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आदि पर निर्भर करते हैं। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि गरीबी का मानक स्तर कौन कौन सी चीज़ों पर निर्भर करता है, तो ये सारे उत्तर आएंगे यहाँ। ठीक है, ये कारक सभी राष्ट्रों में अलग अलग हैं, अतः सभी राष्ट्रों में निरपेक्ष गरीबी के निर्धारण हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक स्तर अर्थात गरीबी रेखा भी भिन्न भिन्न होती है। ये मैंने भी बताया, ये सभी राष्ट्रों का अलग अलग होता है मानक स्तर, तो सभी राष्ट्रों की गरीबी रेखा भी भिन्न भिन्न होती है। गरीबी रेखा बीपीएल, पीएल यानी पुअर्टी लाइन, और पुअर्टी लाइन के ऊपर जो है वो एपीएल, अबोव पुअर्टी लाइन। ठीक है, इस तरह ये गरीबी रेखा है। ये क्या है? गरीबी रेखा, पीएल, पुअर्टी लाइन। अब इसके ऊपर का जो जीवन स्तर जी रहे हैं वो तो एपीएल है, अबोव पुअर्टी लाइन, और इसके नीचे का जो जी रहे हैं वो क्या है? बीपीएल, बिलो पुअर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अब है सापेक्ष गरीबी, दूसरा प्रकार। गरीबी का दूसरा प्रकार कौन सा है? सापेक्ष गरीबी। समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन
या उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्षिक असमानताओं का माप सापेक्ष गरीबी कहलाता है। ये सापेक्ष गरीबी की परिभाषा होगी यहाँ से कि किसी भी समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच, जो विभिन्न वर्ग है एक राष्ट्र या समाज में, विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन या उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्षिक जो असमानताएं होती है, असमानताओं का माप क्या कहलाता है? सापेक्ष गरीबी कहलाता है। और ये विचार विकसित राष्ट्रों में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर भी प्रश्न बनेगा कि निरपेक्ष गरीबी किस प्रकार के राष्ट्रों में पाई जाती है? अविकसित या विकासशील राष्ट्रों में निरपेक्ष गरीबी होती है, जहाँ मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का जो है मानक स्तर माना गया है और वो सभी राष्ट्रों का अलग अलग होता है। और सापेक्ष गरीबी कौन से देशों में पाई जाती है? विकसित राष्ट्रों में सापेक्ष गरीबी पाई जाती है, जहाँ पर जो है विभिन्न वर्गों के बीच जो आय का और उपभोग व्यय का, कि उनकी आय कितनी है और वो उपभोग पर कितना व्यय कर रहे हैं, उसको जो है आधार मानकर उन असमानताओं का माप सापेक्ष गरीबी कहलाता है। विकसित राष्ट्र में कैसे कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, वो कितना कमाता है, एक महीने में मान लो 1 लाख रुपए कमा रहा है, अब वो उपभोग पर कितना व्यय कर रहा है, कि उसका व्यय यानी खर्चा, अपने जीवन जीने में कितना खर्चा कर रहा है वो उसका, तो जो है उसका जो अंतर होता है, मान लो एक व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है और आराम से उसमें से 80,000 खर्च कर रहा है, तो उसको हम गरीब नहीं कहेंगे। अब मान लो कोई व्यक्ति बेचारा 50,000 ही कमा रहा है और वो 50,000 में से 10,000 ही खर्च कर पाता है और उसको सेविंग करनी होती है या जो भी आवश्यकताएं दूसरी पूरी करनी होती है उसको, तो वो असमानता हो गई ना उसमें। तो इस प्रकार की गरीबी को क्या कहते हैं? सापेक्ष गरीबी कहते हैं, जो विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है। वो राष्ट्र विकसित क्यों कहलाए? कि वहाँ पर ऐसे मूलभूत आवश्यकताएं और ऐसे गरीब लोग है ही नहीं, इसीलिए तो राष्ट्र विकसित हो गए, गरीबी नहीं है वहाँ पर, इसलिए वो राष्ट्र क्या, कौन से राष्ट्र है? विकसित राष्ट्र है। ठीक है, तो गरीबी के प्रकार समझ आ गए आपके। सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी, किस प्रकार के देशों में कैसी गरीबी पाई जाती है, ये भी पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार का प्रश्न। अब अगला होगा अपना भारत में गरीबी का माप, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आपके जो प्रश्न भेजे हैं मैंने, तो जितने हो जाए, जितना मैंने पढ़ा दिया उतने जैसे जैसे आ रहे हैं प्रश्न, जैसे 16 तक का कल पढ़ा दिया था, आज पढ़ाया उसमें भी होंगे उन्हीं प्रश्न, उसी पेज में प्रश्न है आज पढ़ाए उसका भी, तो आपको कर लेने हैं वो प्रश्न। ठीक है।